हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी चैप्टर की एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्व करेंगे और 13.2 तक हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं और आपको भी सभी क्वेश्चंस मेरे साथ आज सोल्व करने हैं नोटबुक और पेन लेकर। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। An urn contains 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random. Its color is noted and is returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? तो यहां पर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है। यहां पर गिवन है कि पहले एक बॉल निकाली गई और जिस कलर की वो बॉल थी उसी कलर की 2 एडिशनल बॉल्स उसमें डाल दी गई। ठीक है, वो तो डाली ही है और 2 एडिशनल बॉल्स भी डाल दी हैं और उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो सेकंड बॉल हमने निकाली वो हमारी रेड कलर की है। ठीक है, तो मैं इवेंट मान लेता हूं। सपोज ई इवेंट है दैट सेकंड बॉल इज रेड। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो फर्स्ट बॉल हमने निकाली है उसकी कोई भी कंडीशन नहीं गिवन है, तो वो तो ब्लैक भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। ठीक है, और जो अर्न है, सपोज ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर टाइप का होता है अर्न, तो यहाँ पे 5 रेड बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को हमें यूज करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर हमें कैलकुलेट करना है मीन सेकेंड बॉल इज रेड, तो इस केस के लिए होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रेड भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ब्लैक है और सेकंड बॉल रेड है, वो तो पता ही है सेकंड रेड होना चाहिए। प्लस ये भी हो सकता है कि फर्स्ट बॉल भी रेड है और सेकंड बॉल भी रेड है। ये दोनों केसेस हो सकते हैं जब सेकंड बॉल इज रेड, तो फर्स्ट बॉल ब्लैक भी और रेड भी हो सकता है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। इस केस के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पहले फाइंड आउट करेंगे मीन्स 5 ब्लैक बॉल। तो यहां पर अगर हम बात करें 5 ब्लैक बॉल्स है और 5 रेड है, तो ब्लैक बॉल कितनी है 5 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है 10 एंड सेकंड केस में हमारा रेड आना चाहिए। ठीक है, रेड की ही हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सेकंड केस में अब जब हम निकालेंगे बॉल्स, तो क्या हुआ कि जब हमने फर्स्ट में ब्लैक निकाली तो जब हमने देखा कि ये ब्लैक बॉल है तो हमने वो तो डाली थी वापस से और 2 एडिशनल बॉल्स डाल दी। तो अब जो केस कंडीशन हुई ये बी आर के केस में ये क्या हुई कि हमने 2 एडिशनल ब्लैक बॉल्स डाल दी। तो अब क्या हुआ, रेड बॉल तो 5 ही है लेकिन ब्लैक बॉल्स हो गई 7, तो ये डिफरेंस हो गया है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो 5 अपॉन और टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया 5 + 7 12। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, कंडीशन जो गिवन है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल मीन्स फर्स्ट भी रेड और सेकंड भी रेड, तो रेड बॉल वही अगेन हो जाएगा 5 अपॉन 10। ठीक है, तो 5 रेड बॉल अपॉन 10 टोटल बॉल्स इनटू अब जो केस बना वो हुआ रेड इंटू रेड का। तो यहां पर क्या होगा, सेकंड विदड्रॉ में जो हमारी रेड बॉल फर्स्ट में आई तो हमने एडिशनल 2 बॉल्स और डाल दी। तो हम लिख सकते हैं दैट 7 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं इस केस में सेकंड विदड्रॉ में। ठीक है, तो यहां पर अगर हम रेड की बात करें प्रोबेबिलिटी की तो 7 अपॉन 12 हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर है? तो यहां पर हम देखते हैं कि ये कितना हो गया 25 अपॉन 120 प्लस ये कितना हो गया 35 अपॉन 120। ठीक है, अगर इनको हम ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा 60 अपॉन 120 और 60 से 120 जाएगा 2 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी दैट सेकंड बॉल इज रेड, वो आ जाएगी 1/2।
2। तो ये सब केसेस आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, और जो भी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है उसी को अच्छे से अप्लाई करो बहुत फोकस के साथ, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। A bag contains 4 red and 4 black balls. Another bag contains 2 red and 6 black balls. One of the 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. तो फर्स्ट बैग से वो रेड बॉल आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बैग्स बना लेते हैं। तो हमारा सपोज ये बैग 1 है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी बॉल्स है? 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। सेकेंड बैग सपोज हमारा ये है बैग 2। तो यहाँ पर जो बॉल्स है वो है 2 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स। इतना क्लियर है? तो अब मैं इवेंट डिनोट कर रहा हूं। सपोज E1 इवेंट है चूजिंग बैग 1। ठीक है, तो ये हमारा इवेंट 1 E1, और E2 है हमारा सपोज चूजिंग बैग 2। ठीक है, और हमारा जो ये है गिवन है बॉल है रेड, तो सपोज जो ए इवेंट है गेटिंग एन रेड बॉल। ठीक है, तो रेड बॉल गेट करने की या ड्रॉ करने की जो इवेंट है वो है ए। तो यहां पर जो क्वेश्चन में गिवन है वो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग मीन्स फर्स्ट बैग मीन्स बैग 1, और वो है E1। और ये भी गिवन है कि वो जो बॉल है वो रेड है, ये अंडरस्टूड है, फाउंड टू बी रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सच दैट बॉल इज रेड। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि जब हमारे इस तरह केसेस हो कि हमारा जो ओवरऑल सेट है, मीन्स ओवरऑल सेट क्या है कि हमारे पास 4 + 2 6 रेड बॉल्स हैं और 4 + 6 10 ब्लैक बॉल्स हैं। तो हमारे पास 16 बॉल्स हैं, और उसका जो पार्टीशन है बैग 1 और बैग 2 में। तो जब भी हमारा सैंपल स्पेस का कहीं ना कहीं पार्टीशन हो रहा हो, सपोज ये बैग 1 है, ये बैग 2 है। ठीक है, और उनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, तो इस तरह के केस में हमें बेस थ्योरम यूज करना पड़ता है। ठीक है, उसको अच्छे से समझने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रोबेबिलिटी का 1 शॉर्ट वीडियो जरूर से देख ले, जिसमें स्पेशली बेस थ्योरम एक्सप्लेन्ड है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/R है, इसका फॉर्मूला होता है विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E1 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल सच दैट इट हैज कम फ्रॉम E1। E1 मीन्स बैग 1, तो बैग 1 से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द बैग 1 अपॉन ये बेस थ्योरम का ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान से समझना है ये अपॉन, और इसी को ही हम नीचे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस। अब हमारे पास 2 बैग्स है मीन्स 2 पार्टीशन है सेट के अंदर। ठीक है, तो 2 बैग्स है तो सेकंड के लिए भी हम अप्लाई करेंगे वही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल सच दैट इट हैज कम फ्रॉम बैग 2 मीन्स E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चूजिंग द सेकेंड बैग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में हमें अब सारे की सारी वैल्यूज पुट करनी है ताकि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चूजिंग द रेड बॉल दैट इट हैज कम फ्रॉम फर्स्ट बैग है ना, ये फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर PR/E1, अच्छा उससे पहले हम P प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारा जो इवेंट E1 है चूजिंग बैग 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ध्यान से देखो, अब हमारे पास 2 बैग्स हैं। ठीक है, उसमें से कोई एक बैग चूज करना है। तो ये तो वही केस हो गया कि हमने कॉइन टॉस किया और हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, तो हमारे पास 1 बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 क्योंकि टोटल 2 बैग्स हैं। सिमिलरली जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? E2 की टोटल बैग्स 2 और 1/2। ठीक है, तो ये तो हमारे आ गए P1 P E2। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल सच दैट इट हैज कम फ्रॉम E1 मीन्स बैग 1 से।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R बाई E1 ये क्या होगा, ध्यान से देखो, हमारे जो बैग 1 में है वो टोटल 4 रेड बॉल्स है और जो टोटल बॉल्स है वो 8 है, तो हम लिख सकते हैं 4/8, है ना, रेड बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स, तो ये आ जाएगा 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ R बाई E2 की अगर हम बात करें, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गिवन दैट इट इज फ्रॉम बैग 2, तो ये आ जाएगी हमारी 2 रेड बॉल्स हैं और टोटल 8 बॉल्स हैं, तो ये आ जाएगा 2/8 मीन्स 1/4। तो ये सब वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं। तो PR बाई E1 ये कितना है हमारा 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो ये भी हमारा 1/2, और डिनोमिनेटर में क्या है, ये सेम टर्म है, तो यहां पर आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस PR बाई E2, तो R बाई E2 हमारा 1/4 है, तो 1/4 इंटू PE2 वो है 1/2। तो चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखो, ऊपर क्या है हमारा 1/4 और ये क्या है, ये भी 1/4 प्लस ये है हमारा 1/8। तो अगर हम ऊपर नीचे 8 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ये आ जाएगा 2/2 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 2/3। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल तो आ चुका है, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई R आ जाएगा 2/3, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लेते हैं। Of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholars not residing in hostel. Previous year results shows report that 30% of all the students who reside in hostel attain A grade and 20% of the day scholars attain A grade in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. What is the probability that the student is a hostelier? मीन्स वो स्टूडेंट हॉस्टल में रिजाइड कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो अगर ध्यान से, तो 60% वो है जो हॉस्टल में रहते हैं और 40% वो है जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। तो ये हमारे इवेंट E1 और E2 हो गए, ठीक है। वही पार्टीशन हो गया कि या तो हॉस्टल में रह रहे हैं या फिर नहीं रह रहे हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा कोई भी स्टूडेंट। तो सपोज जो हमारा E1 इवेंट है वो है रिजाइड इन हॉस्टल, ठीक है, स्टूडेंट रिजाइडिंग इन हॉस्टल, और E2 हमारा जो इवेंट है वो हो गया है डे स्कॉलर्स के इवेंट स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो डे स्कॉलर्स आ गए हमारे E2 में। तो यहां पर अगर हम बात करें जो लास्ट में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टलायर, और ये गिवन है कि उसको A ग्रेड मिला है, ठीक है। तो A ग्रेड की अगर हम बात करें तो सपोज हमारा A इवेंट है गेटिंग एन A ग्रेड, ठीक है। तो A ग्रेड मिला है, उस इवेंट को हम बोल रहे हैं A, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है हॉस्टलायर की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हॉस्टल में रहते हैं तो वो क्या है E1, और ये गिवन है कि उसको A ग्रेड मिल गया है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर आप E1, E2 और A ये सब फाइंड आउट कर पाए तीनों, अगर E3 भी है तो वो भी आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि वहां पे इवेंट 3 भी हो रहा है, बट जनरली E1, E2 और A फाइंड आउट कर लिया और फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो अगर ये फाइंड आउट कर लिया तो आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आएगा, इसको रिवर्स कर दो बस, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो ये लिख दिया। अब इसके नीचे लिख दो कितने हमारे E1, E2 है, 2 ही है, तो इसीलिए जो हमारे फॉर्मूले में आएंगे वो E2 तक ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो अब जो भी इस फॉर्मूला में हमें यूज करना है वो सब फाइंड आउट करते जाओ, इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले E1 देख लेते हैं। तो E1 मीन्स रिजाइडिंग इन हॉस्टल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी, कितने स्टूडेंट रह रहे हैं,
हॉस्टल के अंदर 60%, तो हम लिख सकते हैं 60%, 60/100। सिमिलरली PE2 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु आर डे स्कॉलर्स, तो वो कितने हैं 40% डे स्कॉलर्स हैं, तो हम लिख सकते हैं दैट प्रोबेबिलिटी इज 40/100। अब हमें और क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ग्रेड, ठीक है, गिवन दैट इट इज फ्रॉम E1 मीन्स रिजाइडिंग इन हॉस्टल। तो यहाँ पर गिवन है कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिजाइड इन हॉस्टल अटेन A ग्रेड। तो A ग्रेड किसको मिलता है, जो हॉस्टल में रहते हैं, कितनों को मिलता है 30% लोगों को, तो हम लिख सकते हैं 30/100। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A ग्रेड सच दैट दे आर डे स्कॉलर्स मीन्स E2, ठीक है, डे स्कॉलर्स E2 है, तो वो कितना है 20% ऑफ डे स्कॉलर्स अटेन A ग्रेड। तो इस तरीके से आप PA/E2 भी फाइंड आउट कर लेंगे, विच विल कम आउट टू बी 20/100। तो अब ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो पुट करते हैं, तो PA/E1 तो ये कितना है 30/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो E1 कितना है 60/100, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यही टर्म आएगा पहले तो लिख लेते हैं 30/100 इंटू 60/100। और अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 की, तो ये कितना है 20/100, तो 20/100 इंटू, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो वो है 40/100, तो चलिए 40/100 भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर्स हैं वो कैंसिल हो जाए, ठीक है, 100 इंटू 100 से। तो अब हमारा ऊपर क्या बचेगा, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ऊपर बचेगा 6 इंटू 3 मीन्स 1800 अपॉन 30 इंटू 60, वही है सेम, ये भी 1800 प्लस 20 इंटू 40, तो यह आ जाएगा 4 2 जा 8, 800, तो यहाँ से आ गया 800, और 100 इंटू 100 तो कैंसिल हो गया क्योंकि हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है 100 इंटू 100 से, तो यह आ गया है 1800 अपॉन 2600, ठीक है। अगर इसको भी हम ये 20 कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये बचा 18/26, अगर 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे तो ये बचेगा 9/13। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A क्या आ गया हमारा 9/13, ठीक है। तो ये बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, बट अगर आप ये E1 E2 A फाइंड आउट कर ले और फिर ये फॉर्मूला यूज कर ले, तो इसके हेल्प से, फॉर्मूला की हेल्प से आप सारे की सारी चीजें जो भी रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट कर लेंगे और फिर सिंपली पुट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लेते हैं। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट a student either knows the answer or guesses. Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, what is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक तो कि जो हमारा स्टूडेंट है वो आइदर नोज द आंसर और गेसेस द आंसर, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे इवेंट E1 और E2। चलिए लिख लेते हैं, तो इवेंट E1 क्या है, स्टूडेंट नोज द आंसर, ठीक है, उसको पता है कि क्या आंसर है, ठीक है। और सेकंड जो इवेंट है E2 वो क्या होगा, स्टूडेंट गेसेस द आंसर, उसको पता नहीं है कौन सा करेक्ट है लेकिन वो गैस कर रहा है, ठीक है। और जो ए इवेंट है सपोज वो है कि जो आंसर है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताओ स्टूडेंट नोज द आंसर दैट आंसर्ड इट करेक्टली, तो करेक्ट आंसर की इवेंट को हम ए बोल रहे हैं, आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन के साथ अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट नोज द आंसर मीन्स इवन गिवन दैट के बाद जो गिवन है वो बाद में आता है स्लैश के, ठीक है। गिवन दैट आंसर्ड इट करेक्टली मीन्स A1/A। तो सिंपली इसमें फॉर्मूला लगा देना है, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। क्योंकि यहाँ पर 2 ही पार्टीशंस है, मीन्स या तो उसको पता है या वो गैस कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम नीचे 2 तक ही जाएंगे, E2 तक। तो यहाँ पर अब हमें पता है कि E1 चाहिए और E2 चाहिए। तो चलिए E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, स्टूडेंट नोज द आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पर गिवन है लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। तो 3/4 हो गई। और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करें, है ना, तो वो कितने गिवन है, 1/4। तो चलो ये भी पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। तो A/E1 मीन्स आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही नोज द आंसर। E1 मीन्स नोज द आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या आएगी, ये थोड़ा ट्रिकी है, आपको सोचना है। आंसर इज करेक्ट गिवन दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। तो अगर स्टूडेंट को पता है कि आंसर क्या है तो उसका आंसर करेक्ट ही होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या आ जाएगा, 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर इज करेक्ट गिवन दैट स्टूडेंट गैस द आंसर मीन्स E2। तो गैस करने की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, 1/4, है ना। तो 1/4 आ गया। तो ये सब वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा PA/E1। तो ये तो हमारा 1 है, तो 1 इंटू PE1। तो E1 क्या है, E1 की प्रोबेबिलिटी 3/4। ओके, अब डिनोमिनेटर में भी यही लिख देते हैं क्योंकि ऊपर का ही टर्म होता है पहले। तो 1 इंटू 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। तो A/E2 ये आ गया 1/4। तो 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी 1/4 है। तो ये भी आ गया हमारा 1/4। चलिए थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 3/4 इंटू 3/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो अगर इसको सोल्व करें फर्दर तो ये तो ऊपर 3/4 ही रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम ले लेंगे तो 3 + 1 4/4। तो ये आ गया 4/4। तो यहाँ पर हमारा जो 4/4 है वो तो 1 हो गया है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3/4। और क्या आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सच दैट आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3/4 प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लेते हैं। A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. However, the test also yield a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. That is, if a healthy person is tested, then with probability 0.005, the test will imply he has the disease. If 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease given that his test result is positive? तो यहाँ पर हमें अगेन बेस थ्योरम यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है उसी से हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से इवेंट्स हमें एज्यूम करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पर्सन हैज द डिजीज, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। दैट मीन्स हम एक इवेंट मान लेंगे E1 कि पर्सन को डिजीज है, और इवेंट E2 हो जाएगा पर्सन को डिजीज नहीं है, क्योंकि जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें आइदर डिजीज होगी या डिजीज नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए इसी को कर लेते हैं सबसे पहले। तो E1 क्या हो गया, पर्सन हैज डिजीज, ठीक है। तो और E2 हो जाएगा हमारा डज नॉट हैव डिजीज, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पार्टीशन, ठीक है। तो E1 और E2 हो गए टोटल पॉपुलेशन में से। और क्या है, गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो जो हम बाद में लिखते हैं डिवाइड बाय, है ना,
P प्रोबेबिलिटी E1 बाय A, तो जो A इवेंट है वो हो जाएगा टेस्टेड पॉजिटिव, ठीक है, उसकी डिजीज जो है पॉजिटिव टेस्टेड हो गई है, टेस्टेड पॉजिटिव। तो अब हमें सिर्फ सिंपली यहां पर देखना है कि क्या हमें कैलकुलेट करना है, तो देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन हैज द डिजीज E1, यहाँ पे हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, ये कैलकुलेट करना है। अब इसको हम लिख लेंगे, कैसे लिखते हैं, तो इसको रिवर्स करके लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन, और फिर इसी को लिखना है। अब यहाँ पे देखो E1 A और E2 दो सेट है, तो सिर्फ दो टर्म्स आएंगे नीचे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। आपको ये सब काम करना है, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो तो अपने आप ही पता चलती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 फाइंड आउट करना है, ठीक है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन टेस्टेड पॉजिटिव एंड इट हैज एक्चुअली हैज अ डिजीज, ठीक है। तो ऐसे कौन से लोग हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि 90% इफेक्टिव है इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इनफैक्ट प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 कितना आ जाएगा हमारा 90%, दैट मीन्स 90 बाय 100, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 की, तो ये क्या है कि पर्सन टेस्टेड पॉजिटिव हुआ है, मतलब पॉजिटिव टेस्टेड हुआ है, बट उसको डिजीज नहीं है E2, तो डिजीज नहीं है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी यील्ड करता है टेस्ट। तो ऐसे कितने लोग हैं 0.5%, तो हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.5 बाय 100, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विल बी वो लोग जिनको एक्चुअली हैज अ डिजीज, तो यहाँ पर गिवन है 0.1% लोगों को डिजीज है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 0.1 बाय 100, ठीक है। अब हमें वो बताना है जिनको डिजीज नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे या तो डिजीज है या डिजीज नहीं है लोगों को, तो इतनों को तो डिजीज है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो अगर हम 1 माइनस PE1 कर देंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जिनको डिजीज नहीं है, ठीक है। तो अगर हम 1 माइनस 0.1 बाय 100 करेंगे तो यह आ जाएगा 99.9 बाय 100, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें मिल गई जो क्वेश्चन में गिवन थी। अभी हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, तो वो कितनी है 99 बाय 100, 99 बाय 100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इट इज 0.1 बाय 100, ठीक है। और नीचे भी फर्स्ट टर्म यही है, तो यही कॉपी कर देते हैं, 99 बाय 100 इंटू 0.1 बाय 100, ठीक है, प्लस अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, तो वो कितना है 0.5 बाय 100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो E2 का प्रोबेबिलिटी है हमारा 99.9 बाय 100। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, फिर तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 9.9, और डिनोमिनेटर में भी दोनों में इंडिविजुअली 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9.9 ये, प्लस सेकेंड टर्म से क्या आ जाएगा 0.5 इंटू 99.9 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 9 जा 45, तो 4 बचा, 5 9 जा 45 49, फिर 4 बचा, 5 9 जा 45 और 49, ठीक है। और यहाँ पर डेसिमल 1 प्लेस पीछे है और यहाँ पर भी 1 प्लेस, तो टोटल होगा 2 प्लेस, तो ये आ जाएगा 49.95। अब इनको अगर हम ऐड करें तो ये आ जाएगा 9.9 अपॉन, यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 9 9 18
डेसिमल, और ये आ जाएगा 9 और 5, तो ये आ गया है 59.85 और न्यूमरेटर में 9.9 है ही। तो यहाँ पर मैं 100 और 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अब, ताकि हमारा जो डेसिमल है वो कैंसिल हो जाए दोनों का। या ऐसा बोल दो कि यहाँ पे 2 डेसिमल है और ऊपर 1 प्लेस के पहले डेसिमल है, तो अगर डेसिमल्स हटाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 990/5985। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा सोल्व करके। इसको आप फर्दर सोल्व कर सकते हैं, तो ये 5 और 9 से सक्सेसिवली डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से 22/133। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक भी आंसर लिखते हैं तो भी सही है। तो प्रोसेस वही है सेम, सबसे पहले इवेंट E1 E2 चेक कर लो, फिर ए इवेंट भी चेक कर लो, वो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी से पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद आप ये फॉर्मूला लिख लो, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो लिख लो, फिर उसके बेसिस पे फॉर्मूला, और फिर फॉर्मूला के बेसिस पे हम सारे इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो देख सकते हैं और फिर आंसर सोल्व करके ला सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लेते हैं। There are 3 coins. One is a two-headed coin having head on both faces. Another is a biased coin that comes up heads 75% of the time, and third is a unbiased coin. One of the 3 coins is chosen at random and tossed. It shows heads. What is the probability that it was the two-headed coin? ठीक है, तो यहाँ पर हमें बेस थ्योरम यूज करना है, उसमें तो बोलने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर बोला गया है कि 2 हेडेड कोयन था, दैट मीन्स जो टाइप्स ऑफ कोयंस है, जैसे यहाँ पे 2 हेडेड कोयन है, अनदर इज अ बायस्ड कोयन और थर्ड इज अ अनबायस्ड कोयन। तो ये क्या हो गए हमारे इवेंट E1 E2 एंड E3। ठीक है, और यहाँ पर गिवन है इट शोज हेड्स, तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे फ्रेम कर सकता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेडेड कोयन गिवन दैट इट शोज हेड्स। तो जब गिवन दैट के बाद जो भी इवेंट होता है उसको हम ए मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं, ए इवेंट है गेटिंग अ हेड। ठीक है, और इवेंट E1 क्या हो गया हमारा, ये वाला 2 हेडेड कोयन, और इवेंट E2 हो गया है बायस्ड कोयन। ठीक है, बायस्ड कोयन को थ्रो करने का इवेंट, और इवेंट E3 क्या हो जाएगा, अनबायस्ड कोयन। तो अब देखो यहां पर हमें पूछा क्या गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट वाज अ 2 हेडेड कोयन, 2 हेडेड मीन्स E1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट इट शोज हेड्स, और हेड्स का इवेंट क्या है ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम उसी तरीके चलेंगे, तो यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला लिख देंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब यहाँ पर देखो जो इवेंट्स है वो 3 इवेंट्स है, E1 E2 E3, तो जो डिनोमिनेटर में है उसमें 3 टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो प्लस के साथ हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ठीक है, तो ये हमें करना है सोल्व। अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो E1 E2 E3 हमारे पास 3 कोयंस हैं, तो यहां पर गिवन है 1 ऑफ द 3 कोयंस इज चोजन एट रैंडम, तो तीनों में से एक कोयन चूज किया गया है। तो अब ये सोचो कि जो हमारा सैंपल स्पेस है कोयंस का वो क्या है, उसमें एक तो 2 हेडेड कोयन है, बायस्ड कोयन है और एक अनबायस्ड कोयन है। ठीक है, 3 कोयन है, और अगर मैं बात करूं 2 हेडेड कोयन को चूज करने की, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3, है ना। तो फेवरेबल आउटकम हमारा हो जाएगा E1 मीन्स 2 हेडेड कोयन, और टोटल सैंपल स्पेस कितना है 3 कोयंस 1 2 3, 2 हेडेड बायस्ड अनबायस्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारी आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग 1/3। ठीक है, इसी तरीके से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आएगी वो भी आ जाएगी 1/3, इसको चूज करना है ना तीनों कोयन में से।
सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हमारी आ जाएगी 1/3। तो ये तो सेम ही रहेगी जैसे हमारा बैग चूज करने में होता था 1/2 1/2 अगर 2 बैग है तो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 की। A/E1 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड सच दैट इट वाज अ 2-हेडेड कॉइन, है ना। 2-हेडेड कॉइन में से हमें हेड फाइंड आउट करना है कि उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो चलिए लिख लेते हैं A/E1। अब देखो 2-हेडेड कॉइन का मीनिंग है हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस, तो दोनों फेस पे हेड है, तो जब भी हम उसको टॉस करेंगे तो हेड ही आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड हेड ही है। या ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो फेवरेबल आउटकम है वो 2 है और जो सैंपल स्पेस है वो भी क्या है, हेड ही है, वो भी 2 है। तो यहाँ पे इसीलिए हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, क्योंकि वो श्योरली हेड ही रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स हेड ही आएगा उस पे E1 को जब हम थ्रो करेंगे। और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 फाइंड आउट करें तो A/E2 क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन वी थ्रो अ बायस्ड कॉइन। तो बायस्ड कॉइन का मीनिंग क्या होता है कि वो इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होते उसमें। मतलब बायस्ड कॉइन, जैसे अगर हम अनबायस्ड कॉइन की बात करें जो हम जनरली यूज करते हैं तो उसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, बट बायस्ड कॉइन में यहाँ पे गिवन है दैट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम। तो किसी तरीके से जो हेड है वो 75% आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बायस्ड कॉइन वो हो जाएगी 75/100, या इसको हम लिख सकते हैं 3/4, 25 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 की, तो A/E3 का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अनबायस्ड कॉइन इज थ्रोन। अनबायस्ड मीनिंग हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो उसमें तो हमारी क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि हेड आने की वन फेवरेबल आउटकम और टोटल कितना है 2 आउटकम्स है, 2 पॉसिबल आउटकम्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4 को 0.75 और 1/2 को लिख सकता हूँ 0.5। चलिए ये सारी वैल्यूज अब इसमें पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कितना है हमारा 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये कितना है 1/3, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो यही है तो 1 इंटू 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 तो वो है हमारा 0.75, तो 0.75 इंटू 1/3 प्लस A/E3, तो A/E3 हमारा कितना है 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हमारा 1/3। तो ये सब हमारा वैल्यूज हमने पुट कर ली है। अब देखो डिनोमिनेटर में हम 1/3 कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर तो 1/3 इंटू 1 ही है, और अगर डिनोमिनेटर में 1/3 कॉमन ले ले तो ये कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ से बचेगा 0.75 और थर्ड टर्म में से बचेगा 0.5। ठीक है, अब देखो 1/3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये 5 5 10 हो जाएगा, और ये आ जाएगा सॉरी यहाँ पे आएगा 5 7 5 12 और ये पॉइंट, और ये आ जाएगा 2.25। ठीक है, अब यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, या डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर डबल जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप सोच सकते हो, तो ये आ जाएगा 100/225। अगर हम 25 से ऊपर नीचे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 9। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई E1/A की 4/9। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कर लेते हैं। An insurance company insured 2,000 scooter drivers, 4,000 car drivers and 6,000 truck drivers. The probability of an accidents are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured persons meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? तो यहाँ पर हमें जो पूछा गया है उसको मैं फ्रेम करता हूँ। What is the probability that he is a scooter driver given that he meets with an accident? तो हमारा जो A है मीन्स A इवेंट है वो क्या हो गया, पर्सन मीट्स विद अ एक्सीडेंट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ A इवेंट हो गया है पर्सन
हैज एक्सीडेंट, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया भैया। तो अब हमारे जो E1 E2 हो गए वो क्या होंगे, अब देखो यहाँ पे ये पूछे गए प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, दैट मीन्स ये हमारा E1 E2 E3 में से होना चाहिए, करेक्ट। तो हमारे जो ये ड्राइवर्स है ये इवेंट्स क्या हो गए, E1 E2 E3, उनको चूज करने के इवेंट्स, ठीक है। तो E1 क्या हो गया हमारा 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, ठीक है, 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, ड्राइवर को मैं DR से लिख रहा हूं। और E2 क्या हो जाएगा हमारा 4000 कार ड्राइवर्स, अगेन 6000 हो जाएगा हमारे इवेंट E3 6000 ट्रक ड्राइवर्स। तो इस तरीके से हमने इवेंट्स फाइंड आउट कर लिए E1 E2 E3। अब हमें क्या करना है, बस वो जो पूछा गया है वही लिखना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या पूछा गया है, ही इज ए स्कूटर ड्राइवर, और स्कूटर ड्राइवर का इवेंट E1 है, तो E1 बाय A, और यहां से बस फॉर्मूला लिख दो और फिर इंफॉर्मेशन देख लें क्या क्या है। तो चलिए लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन, अब देखो यहाँ पे 3 इवेंट्स है तो नीचे 3 टर्म्स आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले हम E1 E2 E3 की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने स्कूटर ड्राइवर्स हैं और कितने कार है, ट्रक है, तो जो टोटल ड्राइवर्स है वो कितने वो देख लेते हैं। तो 2 4 6 एंड 6 12,000 टोटल ड्राइवर्स हैं, ठीक है। तो 12,000 में से हमारे जो स्कूटर ड्राइवर के चूज करने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी हो जाएगी कि उसमें से हमारे जो 2000 है वो फेवरेबल है, तो 2000 अपॉन टोटल ड्राइवर्स, तो टोटल कितने हैं 12,000, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 3030 कैंसिल हो जाएगी और ये है 2/12, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली 2/12 लिख लेंगे। और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी आ जाएगी, ऑफ गेटिंग ऑफ चूजिंग अ कार ड्राइवर, तो ये आ जाएगी 4000 अपॉन 12,000 टोटल ड्राइवर्स, तो ये आ जाएगा 30 कैंसिल करके 4/12। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितनी आ जाएगी 6000 अपॉन 12,000, तो यहाँ से भी 30 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6/12। तो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 एंड E3। अब फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट A बाई E1 दैट ही वॉज अ, E1 क्या है स्कूटर ड्राइवर, ठीक है। तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स आर, तो यहाँ पर देखो जो 0.01 है इसका मीनिंग है कि उस पर्सन की प्रोबेबिलिटी, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, किस पर्सन की, जब वो स्कूटर ड्राइवर है, क्योंकि यहाँ पे रेस्पेक्टिवली गिवन है ना, तो इसीलिए स्कूटर ड्राइवर के होने की प्रोबेबिलिटी, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.01, तो ये आ जाएगा हमारा 0.01, ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 आ जाएगा कितना, सेकंड की, मीन्स कार ड्राइवर की, तो यह आ जाएगा 0.03। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3 कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर कितना गिवन है 0.15, तो ये सब वैल्यूज हम अब जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 है हमारा 0.01 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये कितना है 2/12, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/12, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये तो फर्स्ट टर्म सेम है, तो 0.01 इंटू 2/12 प्लस, और ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, तो A बाई E2 कितनी है 0.03 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो है 4/12 प्लस लास्ट में क्या है 0.15 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, और E3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/12,
तो चलिए अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, अब देखो ये 1/12 को अगर मैं कॉमन लेके डिलीट कर दूं, मीन्स कैंसिल कर दो ऊपर नीचे से, तो ये बन जाएगा, यहाँ से मैं 1/12 अलग लिख रहा हूँ, ठीक है, और जो ये 2 है 2 की मल्टीप्लाई 0.01 में कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.02। सिमिलरली नीचे से भी मैं 1/12 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या क्या बचेगा, यहाँ पे भी देखो 2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 1/12 कॉमन आ गया, तो ये भी बन जाएगा 0.02, प्लस यहाँ से 1/12 लेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा 0.12, प्लस यहाँ पर भी 1/12 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 0.15 विच विल कम आउट टू बी 0.9। तो चलिए यहाँ से थोड़ा ये कैंसिल हो गया और ये बचेगा 0.02, और अगर इनको हम डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02 प्लस 0.12, तो 0.14 प्लस 0.9, तो ये आ जाएगा 1.04, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम डेसिमल कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2/104, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/52। तो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A 1/52, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कर लेते हैं। A factory has 2 machines A and B. Past record shows that the machine A produced 60% of the items of the output and machine B produced 40% of the items. Further, 2% of the items produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. All the items are put into one stockpile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. What is the probability that it was produced by machine B? तो अगर मैं क्वेश्चन को फ्रेम करूं तो हम बोल सकते हैं what is the probability that it was produced by machine B given that it is defective। तो given that के बाद जो ये है defective, तो ये हमारा A इवेंट हो गया है, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं A event is item is defective, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है, दैट द आइटम वॉज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। तो ये जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ये या तो E1 होगा या E2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दो ही मशीन है A एंड B, तो हमारे पास 2 ही इवेंट्स हो सकते हैं, E1 और E2। E1 इवेंट क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। E1 इवेंट होगा चूजिंग एन आइटम प्रोड्यूस्ड बाय, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, ठीक है। और E2 क्या हो जाएगा, चूजिंग एन आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, ठीक है। तो ये हमारे E1 और E2 हो गया। अब जो पूछा गया है वो देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी E2 गिवन दैट इट वाज डिफेक्टिव। तो ये आ गया हमारा बाय ए। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो चलिए अब सारे की सारी वैल्यूज ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब देखो हमारे पास सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 फाइंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यहां पर गिवन है पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम्स। तो जो आइटम्स प्रोड्यूस किया है मीन्स ए मशीन ने, वो हो जाएगा 60%। तो उसी तरीके से हमारी उसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी चूज करने की, जितने ज़्यादा आइटम्स हैं तो 60%। और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करें तो ये है आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, और बी ने कितने प्रोड्यूस किए हैं 40%, तो ये आ जाएगा 40/100, ठीक है। तो E1 E2 की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमें करनी है A बाय E2 और A बाय E1 की। तो चलिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 फाइंड आउट कर लेते हैं। A बाय E1 का मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम गिवन दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A। तो वो कहाँ पे है,
वो यहाँ पर गिवन है, यहाँ पे फर्दर 2% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए आर या वर डिफेक्टिव। तो 2% आइटम्स डिफेक्टिव थे मशीन ए के द्वारा, ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई टू की फाइंड आउट करें, है ना। तो ये क्या है, 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव, तो ये हो जाएगा 1/100। बस ये वैल्यू सारी पुट कर देते हैं। चलिए करते हैं। ए बाय ई टू की प्रोबेबिलिटी 1/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, वो कितना है 40/100, 40/100 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन, तो ए बाई ई वन है 2/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन विच इज 60/100, ठीक है, प्लस, और ये सेकंड टर्म तो न्यूमरेटर वाला ही है, तो यही वैल्यूज पुट कर देते हैं 1/100 इंटू 40/100। चलिए अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 है, दोनों में, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/100 इंटू 100 कॉमन ले लो, तो ऊपर क्या बचेगा 1 इंटू 40, तो ये आ गया है 40 अपॉन, नीचे से भी हम 100 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/100 इंटू 100 कॉमन, और अंदर क्या क्या बचेगा 2 इंटू 60 दैट मीन्स 120 प्लस ये 1 इंटू 40, तो ये आ जाएगा 40, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते थे जो हम पहले किए थे, 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही बात है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ये कैंसिल हो रहा है 1/100 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 40/160, और अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 1/4। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कर लेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए इज 1/4। बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही सोल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।